हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स क्लासेस। आज हम अपने प्रकाशिकी के अगले भाग में पढ़ते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। आइए देखिएगा। पूर्णांतरिक परावर्तन, अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, इसको मैथमेटिकल या एक फिगर के आधार पर ऐसे समझते हैं। ये एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ, ये मान लीजिए माध्यम है सघन, और यहाँ पर जल, और ये है विरल, और यहाँ पे मान लीजिए वायु है। एक ये पॉइंट ले लें, यहाँ से कोई वस्तु है या कोई स्रोत है, तो इससे एक प्रकाश किरण निकलती है। तो अगर वो सीधी जाती है तो उसमें अपवर्तन इस तरीके से हो जाता है। ये बिंदु मान लीजिए ए। अब देखिए, अपवर्तन की घटना में कुछ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश किरण या प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाता है, यानी आंशिक रूप से, यानी कुछ ना कुछ प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ये सभी जानते हो, जैसे खिड़की है, कांच की खिड़की है, क्या सूर्य से आने वाला प्रकाश उस कांच की खिड़की से संपूर्ण रूप से आपके कमरे में चला जाता है? नहीं जाता है। कुछ प्रकाश जो है आंशिक रूप से परावर्तित भी हो जाता है। तो जैसे अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अपवर्तन भी हुआ और साथ साथ में इसमें आंशिक परावर्तन भी हुआ। ठीक, अब देखिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया कि कुछ ऐसे चली गई। मान चलिए अगर प्रकाश किरण इस प्रकार से जाकर इस पृष्ठ पर पड़ती, तो इस प्रकार से जब इस पृष्ठ पर पड़ती, तो यहाँ से देखो एक अभिलंब बना लीजिए, और ये अभिलंब जब हम इसमें यहाँ पे देखते, तो इसके बाद जब ये विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती, ऐसे चली जाती। लेकिन इसमें कुछ प्रकाश परावर्तित भी हो जाता, तो ये मान चलिए इस प्रकार से परावर्तित हो जाती। इसके बाद देखिए, यही प्रकाश के लिए हम आपतन एंगल यहाँ पे हमने 90 डिग्री कर दिया। इसके बाद इसमें से जो हमने आपतन एंगल परिवर्तित किया, अब इसके बाद हम आपतन कोण फिर परिवर्तित करते हैं, ऐसे ले जाते हैं। तो जब ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे अभिलंब बनाइए, तो जब यहाँ पर अभिलंब देखोगे तो ये मान लीजिए चलिए आपतन कोण आई है, ये आई डैश है, ये अपवर्तन कोण आर है। तो जब ऐसे देखेंगे तो ये प्रकाश किरण अब अभिलंब से दूर, अब वैसे तो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन अब ऐसे न जाके इस प्रकार से जाएगी। ठीक, ये कोण आर हो गया। अब इसके बाद इसके हम इस आपतन एंगल को और बढ़ा दें। तो जब और बढ़ा देंगे, मान चलिए अब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से पड़ रही है। ठीक, तो जब इस प्रकार से पड़ रही है तो इस पर जब आपतन एंगल ये रहेगा, तो मान चलिए ये ऐसा आपतन कोण है जिस पर वायु में आप अपवर्तित किरण या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रकाश देखिए, इसमें भी इंटरनल ये रिफ्लेक्शन होगा, और अब ये प्रकाश क्या होगा, उस पृष्ठ के अनुदिश गमन करेगा। तो ये घटना किसकी हो गई बेटा? क्रांतिक कोण की। किसकी घटना?
क्रांतिक कोण की, यानी कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है वह क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी या IC से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, देखा कि अब हमने और आपतन एंगल को बढ़ाना है। तो जब इससे अधिक आपतन कोण हमने कर दिया तो देखिए क्या प्रकाश, जैसे देखो आपतन कोण को बढ़ाते जा रहे, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जा रहा। एक ऐसा आपतन कोण मिला जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। अब देखते हैं, अगर हम क्रांतिक कोण से बड़ा कोण लेते तो अपवर्तन कोण की स्थिति क्या होगी, यानी अपवर्तित किरण क्या होगी। तो ये देखो, ये हमने मान लिया I इज ग्रेटर देन C, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो यहीं से ये पूर्ण रूप से प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये देखो, ये आंशिक रूप से परावर्तित किरणें हैं और ये पूर्णता परावर्तित कैसी हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। ठीक है, ये फिगर से एक प्रकाश किरण को हमने देखा 90 डिग्री पर, फिर हमने एंगल को बदला, ये 90 डिग्री कह सकते हो, अब लंबवत कह सकते हो, या इसको 0 कह दीजिए। 0 पर हमने आपतित कराया, इसके बाद फिर हमने I इस तरीके से इसके मान को थोड़ा परिवर्तित किया, फिर हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये स्थिति देखने को मिल रही। क्रांतिक कोण पर कर दिया तो ये स्थिति मिल रही। क्रांतिक कोण से जब हमने बड़ा कोण ले लिया तो अपवर्तक पृष्ठ से ये प्रकाश किरण पूर्ण रूप से परावर्तित हो जा रही। इसी घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान, अब ये शर्त देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तब वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हम इसको फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आइए इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं? इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो सकती है। दूसरी शर्त, सेकंड शर्त क्या है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम में
आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, इन्हीं के आधार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। अगर इन शर्तों का पालन हो रहा है तो वहां पर प्रकाश किरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अर्थात I इज ग्रेटर देन C। तो ये क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यानी ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हो गई। अब इसके उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उपयोग क्या हैं? उपयोग देखिए, उपयोग, पहला उपयोग, जल में पड़ी परख नली का चमकीला दिखना। यानी कि जल में कोई परख नली है या कोई कांच की छड़ है, अगर वो चमक रही है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कि उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो उस एंगल से हमारी आँखों पर संपूर्ण रूप से परावर्तित होकर आ रहा है, तो इसलिए वो चमकीली दिखने लगती है। लेकिन उसमें एक एंगल ही होता है, अगर उस एंगल से आप अलग हट जाएंगे, ऐसे हट जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो वो फिर चमकना बंद कर देता है। दूसरी, कांच की खिड़की में पड़ी दरार का चमकना। कांच की खिड़की टूट जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, और वो एक ऐसे एंगल से उस पर जब प्रकाश पड़ रहा होता है तो देखते हैं तो कभी कभी अचानक वो बहुत चमकीली दिखाई देती है, एक ऐसा एंगल मिलता है। तो ये भी किसके कारण है, उस पर जो प्रकाश पड़ा और उस एंगल से वो हमें चमकना प्रारंभ कर देती है, यानी बहुत तेज़ी से वो चमकने लगती है, यानी कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। होता क्या है उसमें बेटा, उसको ये ऐसे समझ लीजिए कि मान लो वहाँ पर कैसे विरल माध्यम समझ रहे होगे, तो जहाँ पर कांच में दरार पड़ जाती है वहाँ वायु चली जाती है, तो जब वो वायु चली गई तो वो वहाँ पर विरल माध्यम का कार्य करने लगती है। ठीक है, तो ये है तीसरा, हीरे का चमकना। हीरा की चमक, यानी हीरे में चमक भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है, यानी इसकी कटाई इस प्रकार से की जाती है, इसको हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि उसमें जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करे और उससे जब निकले तो जिस प्रकार से वो प्रवेश कर रही उसी तरीके से, उसी एंगल से, उसी प्रकार से वो वापस निकले। इस घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन सम्मिलित है। तो हीरे की चमक हो गई। इसके बाद देखिए, रेगिस्तान, रेगिस्तान में मरीचिका,
रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर इसको देखें तो मिराज, MIRAGE, मिराज होता है। इसका मतलब मरीचिका क्या है कि जैसे इसको हम सीधे एक उदाहरण के तौर पर देखें कि गर्मियों के समय में जब आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से कहीं जाते हो तो रोड पर सामने दूर देखने पर रोड में ये प्रतीत होता है कि पानी जैसा भरा हुआ, तरल कुछ भरा हुआ, और जैसे वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसी को बेटा बोलते हैं मरीचिका। ये रेगिस्तान में जहाँ पर रेत यानी जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है उन स्थानों पर अधिकतर देखी जाती है। गर्मियों में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो अपने हम सड़क पर भी ये दूर दूर देख सकते हैं। तो वहाँ होता क्या बेटा, जो ऐसी वस्तुएं हैं जैसे पेड़ है, तो पेड़ है और नीचे इतनी वायु गर्म है, धरातल के संपर्क वाली वायु इतनी गर्म है, तो पेड़ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, तो जो पेड़ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, तो जब वो गर्म वायु के संपर्क में जाती हैं तो वहाँ बन जाता है, उस वायु में ही देखिए सघन और विरल हो गया। जहाँ ठंडी वायु है वो सघन हो गया और जहाँ गर्म वायु है वो विरल हो गया। तो जब वो प्रकाश किरण नीचे आएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ से वायु में जब आती है तो उसमें एक ऐसी घटना घटित होती है, वो गर्म वायु के संपर्क में आती है, जिससे वो संपूर्ण प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। तो ये रेगिस्तान में मरीचिका का अनुभव होता है कि वो पेड़ जो है हमें उल्टा नीचे से दिखाई देने लगता है, तो इसको हम मरीचिका बोलते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? मरीचिका। इसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में उनमरीचिका, उनमरीचिका, इसको हम अंग्रेजी में लूमिंग कहते हैं, लूमिंग। इस मरीचिका का जस्ट उल्टा, जब ठंडे प्रदेश हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो वो पृथ्वी के संपर्क वाली वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी और ऊपर वाली वायु गर्म रहेगी। तो होता क्या है कि जो धरातल पर रखी हुई वस्तुएं होती हैं वो ऊपर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगती है। किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो उसको हम बोलते हैं, उस घटना परिघटना को क्या बोलेंगे? उनमरीचिका। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो कि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनको हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे देख सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं, और ये प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। आइए इसको देखते हैं। अगला उपयोग है प्रकाशिक तंतु। अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये शब्द बच्चों ने सभी ने सुना होगा, आप लोगों ने, ऑप्टिकल फाइबर। जैसे
अभी हम इसका उदाहरण दे दें कि आपके गांव के पहले तक कुछ लाइनें बिछाई गई थी जो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत वो ऑप्टिकल फाइबर की थी, जिससे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसमें प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेजा जा सकता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। एक ऐसी जुगाड़ है जिसको हम उपयोग करके एक माध्यम से, ऐसे मान चलिए यहाँ से हमने प्रकाश सिग्नल को प्रेषित कराया और वो दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के, यानी उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं हुई। जिस प्रकार से जिस ऊर्जा का आपने प्रकाश सिग्नल यहाँ प्रेषित किया वो दूसरे स्थान पर प्राप्त हो गया। इस युक्ति को, इस जुगाड़ को हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है, एक ऐसी युक्ति, या ऐसे कह दें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेजा जा सकता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। आइए इसकी रचना देखते हैं। इसमें 1.7 अपवर्तनांक का, यानी n बराबर 1.7 1.7 1.7 अपवर्तनांक जिसमें क्वार्टज पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। ठीक है, एक अत्यंत लंबा परंतु 10⁻⁻⁴ मीटर की कोटि का पतला पाइप बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक पाइप लिया, उस पाइप के लिए जो पदार्थ लिया जा रहा है उसका अपवर्तनांक क्या है? 1.7। इसके बाद उसकी लंबाई अत्यंत लंबी, चाहे जितना लंबा करते चले जाओ, और मोटाई कितनी है? 10⁻⁴ मीटर की कोट की है, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर की कोट की है। इसके ऊपर ये मान लीजिए जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं, तो ये हमने क्या किया? क्वार्टज का, ठीक है, पदार्थ लिया, उसका पाइप निर्मित कर दिया, पतला पाइप बनाया। इसके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, इसी के ऊपर पूरे पाइप में। ठीक है, तो जो हमने 1.7 अपवर्तनांक का पदार्थ लिया था उसको तो हम कहते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। यानी कि जो आपने क्वार्टज लिया और उसका जो ये बनाया उसको क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। और जो तुमने उसके ऊपर लेपन कर दिया उस लेपन को बोलते हैं आधिपट्टन। क्या बोलते हैं? आधिपट्टन, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया जाता है। आइए उसको देख लेते हैं। ऐसे मान चलिए हमने एक पाइप ये निर्मित किया। इसको देखो हम एक ऐसी डिज़ाइन में बना सकते हैं, इसको सीधा भी बना सकते हैं और इसको
ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा भी पाइप हो सकता है इसका, ऐसा भी पाइप हो सकता है। ऐसा भी पाइप हो सकता है। ये सभी क्या है, ये इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है और इनके सबके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक का लेपन होता है। तो जो ये क्वार्टज का हमने लिया, इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। और जो इसके ऊपर जो हमने प्रयोग किया, मान चलिए ये इस तरीके से इसमें ये लेपन हो गया, ठीक। ये जो पदार्थ है इसको चाहे यहाँ पे ऐसी इस रेखा में ना अगर समझ में आ रहा हो, क्योंकि डबल आप कहेंगे ये पाइप ऊपर भी एक बन गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1.5 अपवर्तनांक हो गया इसका, इसको हम कहते हैं, ये लेपन कर दिया गया, लेपन। और इसी लेपन को हम बोलते हैं अधिपट्टन। क्या नाम देते हैं, अधिपट्टन। और अंदर होती है क्रोड। क्या बोली जाती है, क्रोड। अब देखो ये है, अब इसमें कैसे, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग को समझते हैं प्रकाशिक तंतु की। तो देखिए बहुत साधारण है, इसकी घटना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। परिभाषा इसकी अगर हम कहें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसमें प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के प्रेषित किया जा सकता है, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। रचना में बहुत अच्छे बेटा समझ के रखना है, 1.7 अपवर्तनांक अर्थात क्वार्टज का एक अत्यंत लंबा परंतु 10⁻⁻⁴ मीटर की कोट का एक पतला पाइप, जिसके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप किया जाता है। अंदर यानी क्वार्टज से निर्मित जो भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं, और जो लेपन किया जाता है उसको अधिपट्टन कहते हैं। अब इसमें देखो कोई प्रकाश किरण, जैसे मान चलो यहाँ से हम इसको डिवाइडेशन करें, ये इस तरीके से एक कम कोण पर, यानी आपतन कोण कम हो उस पर ये आपतित हुई। अब इसकी वर्किंग देखिए, जैसा जैसा मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, वही इसकी कार्यविधि है, वही इसकी वर्किंग है। तो ये प्रकाश किरण क्या हुई, इस पर अब कम कोण पर आपतित हुई, तो ये अवलंब यहाँ बनेगा। और ये क्या होगी, अब अंदर चूंकि यहाँ से वायु से गई, अंदर जो है माध्यम क्या है, सघन। अब ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, तो थोड़ी जो है ये झुक गई। झुकने के बाद इसको इस प्रकार से ये उस आंतरिक पृष्ठ पर आपतित होती है जिससे इस क्वार्टज के लिए जो इसका आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, इस प्रकार से ही इसको बनाया जाता है। तो क्रांतिक कोण से जब बड़ा हो गया तो इसमें हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसे ये दूसरे पृष्ठ पर उसके पड़ती है तो वहाँ पर भी इसका आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यही प्रक्रिया इसमें बार बार दोहराई जाती है, यानी ये प्रकाश किरण इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई दूसरे पृष्ठ पर जब ये पहुंचती है,
इस तरीके से इस पृष्ठ पर पहुंची। तो अब ये फिर सघन से जब विरल में इस प्रकार से जा रहे, देखिए इसमें जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहा तो इसमें सिग्नल में या इस प्रकाश किरण में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं हुई। जिस तरीके से प्रकाश यहाँ से प्रवेश कराया गया था उसी प्रकार से प्रकाश दूसरे सिरे से बाहर निकल गया, तो अब ये अवलंब से दूर हट गया। ऐसे मान लीजिए। तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और ये जो उपकरण है इसको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं। अब आइए, प्रकाशिक तंतु के उपयोग कहाँ है दैनिक जीवन में। इसके उपयोग मुख्यतः यानी बहुत अच्छे उपयोग हैं। एक तो पहला उपयोग सजावट कार्यों में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा दूर संचार के क्षेत्र में। सजावट कार्यों में देखा होगा कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें आपको एक आर्टिफिशियल फव्वारे दिखाई देने लगते। ये लगता है कि वहाँ फव्वारा चल रहा है, और वो जो है ऑप्टिकल फाइबर से उन्हीं की इतनी पतली ऑप्टिकल फाइबर वहाँ लगाई जाती है, और एक सिरा उसका खुला ऊपर और एक सिरा जो होता है वो एक लैंप पर रखा जाता है, प्रकाशिक लैंप या कोई स्रोत है उस पर। और जैसे ही उसको हम लैंप को ऑन करते हैं तो वहाँ से प्रकाश चलता और वो जो है वहाँ पर एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से जब कहीं पर ऐसी सजावट की जाती है तो वहाँ पर भी प्रकाशिक तंतु का उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर हमारे अंदर के भाग की जांच करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। आंतों का परीक्षण करने के लिए, स्टोमच का परीक्षण करने के लिए, पेट का परीक्षण करने के लिए, यानी अंदर जो किसी प्रकार की कोई समस्या आती है उसकी जांच करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। ये उसमें ऐसे कहते हैं उन्हें दूरबीन जांच हो रही तो वो गले से ऐसे डाल देता, अंदर गया उसने सब चेक कर लिया, वहाँ पे कोई समस्या हुई तो उसका निदान हो जाता है। दूर संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके माध्यम से हम डाटा जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेज सकते हैं। जो आपके गांव के किनारे तक जो लाइनें बिछाई गई हैं उसमें जो पाइप डाले गए प्लास्टिक के, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर लगाई जाएगी, जिससे डाटा जो है एक सेंटर से एक रिले केंद्र से चलकर आपके दरवाजे तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचेगा। ये दूर संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपके शहर में जो टीवी केबल वाले सिग्नल होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जा रहा है। तो ये दूर संचार के क्षेत्र में, तो इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम सजावटी कार्यों में कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं और दूर संचार के क्षेत्र में करते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर का जब एक समूह बन जाता है, एक समूह बन जाता है, उसको हम प्रकाश पाइप कहते हैं। प्रकाश पाइप, ठीक है, ये हम लाइट पाइप बोलते हैं। जब ये समूह में होंगे, बहुत से ऑप्टिकल फाइबर एक साथ प्रवेशित कर दिए जाएंगे तो उसको हम प्रकाश पाइप बोलते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर।
ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। अब आइए कुछ प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित निर्मित किए जाते हैं, उनमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। जैसे हमें प्रकाश किरण को 90 अंश पर रिफ्लेक्शन करना है या 180 अंश पर हमें रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रिज्मों का डिज़ाइन देखिए किस प्रकार से इनको निर्मित किया जाता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित हैं। आइए समझिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा समकोण प्रिज्म है, ये कोण है 45 अंश, ये भी 45 और ये 90 डिग्री है। तो अगर हमें इसमें जब ऐसा प्रिज्म डिजाइन करेंगे तो इस प्रिज्म पर आपतित होने वाली यानी इस पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें आपतित कराओगे तो वो प्रकाश किरणें 90 अंश पर रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। यानी इस प्रकार से देखो, ये यहाँ से सीधी गई, इस पर जब पड़ेगी, ये कोई यहाँ पे वस्तु मान लीजिए ऐसे वस्तु है, तो इससे एक प्रकाश किरण ऐसे और एक प्रकाश किरण इस प्रकार से ए बी, तो इस पे जब ये पड़ेंगी तो अब देखो इस पे जब तुम आपने अभिलंब बना दिया तो ये कोण 90 हो गया, तो ये 45 हो गया ये वाला, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो जब 45 हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो परावर्तन घटना होगी तो ये प्रकाश किरण भी 45 डिग्री पर यानी 45 अंश के कोण पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ऐसी ही यहाँ पर इस तरीके से वही घटना रिपीट होगी, तो इसमें भी 45 अंश का रिफ्लेक्शन प्रदर्शित होगा। ये तो ये देखो, ये यहाँ पर इस प्रकार से ए बी, तो ये अगर हमें 90 डिग्री पर प्रकाश किरणों को विक्षेपित कराना है तो इस प्रकार से हम एक प्रिज्म डिजाइन कर लेते हैं। अब यही प्रिज्म देखो आगे 180 अंश का रिफ्लेक्शन देखते हैं। अगर आपतित होने का पृष्ठ इस प्रकार से निर्मित करें, ये यानी ये कोण 90 मान लें और ये 45 और ये 45, ठीक है, तो इस पर जो प्रकाश किरण ऐसे इस तरीके से आपतित हो रही हैं, ऐसे ये मान लीजिए इस प्रकार से ए बी, ठीक, तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से इस पर सामने वाले पृष्ठ पर पड़ेंगी, ठीक, तो जब सामने वाले पृष्ठ पर पड़ेंगी और ये इस तरीके से सामने वाले पृष्ठ पर, तो जब ये इस तरीके से, तो इनमें क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा इस प्रकार से। तो ये जो वस्तु थी अब वो इस तरीके से दिखाई देने लगेगी, ए बी या ए डैश बी डैश। ये प्रकाश किरणें जो हैं 180 अंश पर मूव हो जाती, ठीक, लेकिन प्रिज्म की स्थिति इस प्रकार से रखनी है, ये समकोण कोण के सामने वाली भुजा पर अगर आपतित हो रही हैं और ये हमने ऐसे समकोण प्रिज्म का उपयोग किया है तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें निर्गत हो जाएंगी, 180 अंश पर मुड़ जाएंगी ये। इसके बाद इसमें आइए एक और घटना को समझते हैं। यही प्रिज्म हमने मान चलिए इस प्रकार से निर्मित कर लिया, यानी ये कोण 90 रखा, ये 45 और ये 45, 45 और ये 45,
ये 90 हो गया। तो अब अगर इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी, देखिए ऐसे, ये इस पर रिफ्लेक्टेड होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस पर पड़ी, ये इस पर रिफ्लेक्टेड होकर गई। तो जब ये इस पर रिफ्लेक्टेड होकर गई तो ये देखो, ये ऐसे, इसमें पूर्ण आंतरिक, ये इस प्रकार से परावर्तन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके बाद जब ये बाहर निकलेगी तो इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ये प्रकाश किरण पड़ती है और ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है। ये तो इस प्रकार से हम प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। इस प्रकार से प्रिज्मों को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे प्रिज्मों को प्रतिबिंब के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उलटने में किया जाता है, यानी उसको हम उलट देते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के प्रिज्मों को डिज़ाइन किया जाता है। समझ गए बेटा? यहाँ पर अगर ये कोई वस्तु ऐसी होती ए और बी, ठीक, तो ये अब इधर ऐसी बन जाती ए डैश बी डैश। यहाँ पर इस प्रकार थी, यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पर ऐसे थी, यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी। उसी पृष्ठ पर, उसी पृष्ठ के सामने वस्तु रखी और उसी पृष्ठ के एक एंगल पर देखने पर वस्तु उल्टी प्रतीत होने लगती। ये भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। ठीक बेटा, इतना सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें एक और घटना है, देखिए। अब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित ना होकर वो क्रांतिक कोण पर आधारित है। क्रांतिक कोण की एक घटना है जो कि हम समझ सकते हैं। आइए उस घटना को देखें, समझें, और वो भी एक रोचक घटना है। जैसे एक टब में पानी भरा हुआ है और उसके नीचे एक बल्ब लगा है, नीचे बल्ब लगा है। देखा होगा उस बल्ब का प्रकाश, एक ऐसी स्थिति बनाया जाता है उस बल्ब का प्रकाश, कभी कभी ऐसे कहीं घूमने गए होंगे तो इस तरीके से एक स्थान ऐसे निर्मित किए जाते हैं कि उस बल्ब का प्रकाश जो है ऊपर उसकी सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। ठीक, इसका उपयोग महाभारत में हस्तिनापुर में किया गया था। जो युधिष्ठिर ने जो महल बनवाया था कि उसमें कहीं पर स्थल दिखाई देता था और कहीं पानी दिखाई देता, यानी जहाँ स्थल था वहाँ पानी दिखाई देता था, ठीक, और जहाँ पानी था वहाँ स्थल दिखाई देता था। तो इस प्रकार से इसको निर्मित किया गया था। वहाँ ऐसे इस तरीके से प्रकाशिक स्रोतों का उपयोग किया गया कि जो पानी भरा था वहाँ पर ऊपर प्रकाश पूर्ण रूप से जब फैल गया तो लोगों का अनुमान होगा कि पानी के ऊपर प्रकाश फैल सकता है क्या? ठीक, तो वो दुर्योधन ने जैसे उसमें पैर रखा तो उसी के अंदर चला गया। तो ये जो है एक प्रकाश स्रोत पर, ये क्रांतिक कोण पर आधारित एक घटना है। प्रकाश स्रोत को जल के अंदर स्थापित करा दिया गया और वो प्रकाश उसका जो था वो उसके जल के पृष्ठ पर इस तरीके से फैल गया। आइए उसको देखते हैं। इसको मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व भी कहते हैं। जल के अंदर जो रहने वाली मछली होती है उसके द्वारा देखा जाने वाला संसार, यानी वो कितना देख सकती है। ठीक, ये क्रिटिकल एंगल पर आधारित घटना है। जैसे मान लीजिए ये एक टब है और इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा है, जल या कोई द्रव भरा है, कोई भी तरल ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक स्रोत है ये। अब इस स्रोत से क्या होगा? प्रकाश किरण ऐसी चलेगी,
अब इस स्रोत की स्थापना ऐसे की जाती है कि इससे चलने वाला जो प्रकाश हो वो बाहर न निकल कर सीधे इसी पृष्ठ पर फैला हुआ प्रतीत हो। तो यानी जैसे मान चलो एक प्रकाश किरण ऐसे चली और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चली, ये पहुंच गई, तो ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित होती हैं इस पृष्ठ पर कि इनका आपतन कोण जो होता है, ये यहाँ पर अगर अभिलंब बना दो तो इनका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। इस तरीके से वहाँ पर इन प्रकाश किरणों को आपतित कराया जाता है। यानी ये प्रकाश किरणें ये प्रकाश किरण यहाँ गई, ये इस तरीके से इसी पृष्ठ पर फैल जाती। तो इस जगह पर भी एक अवलंब बनाओगे, ये कोण कौन सा हो जाएगा, क्रांतिक कोण की सी। तो इस तरीके से ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर फैल जाती हैं और ये क्रांतिक कोण हो गया। अगर ये ज्योमेट्री देखो, ये कोण सी है तो ये भी सी हो जाएंगे। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकालते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि पृष्ठ से जो स्रोत है यहाँ पर या मछली है, ठीक, वो स्मॉल h गहराई पर नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रकाश फैल जाता। अब इसमें देखते ये हैं कि जब हमने इतनी गहराई पे इसको रखा तो पृष्ठ पर कितनी एरिया में ये प्रकाश फैल जाएगा या उस एरिया की त्रिज्या क्या होगी, इसको अगर हम ज्ञात करें वो देखें तो देखो, प्रकाश स्रोत द्वारा पृष्ठ पर प्रकाशित क्षेत्र की त्रिज्या, आइए कैलकुलेट करते। मान लीजिए ये त्रिज्या जो है स्मॉल r है, ये कोण c है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अगर हम इसका tan c बराबर h अपॉन लंब बटे आधार, r अपॉन क्या लिखेंगे h, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan c बराबर r अपॉन h, तो त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल r बराबर h इंटू tan c, और c क्या है, क्रांतिक कोण, c यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण है। तो ये ध्यान रखिए, इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे बल्ब को, या मछली का ऐसा एक एंगल बन जाता है जिस पर ये यहाँ से निकलने वाला प्रकाश उस पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित होता है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो उसके लिए त्रिज्या r बराबर h tan c हो जाती है। अब देखिए इसको और मॉडिफाई कर लें, इसका और रिजल्ट देख लें। तो r बराबर h, इसको हम लिख सकते हैं साइन c अपॉन कॉस c, या h इंटू साइन c बटे, इसको हम लिख दें अंडर रूट 1 माइनस, क्या लिख दें, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। और इसमें से साइन स्क्वायर c को बाहर जब लाओगे तो h इंटू साइन c बटे, ये साइन स्क्वायर c जब बाहर आएगा तो साइन c हो जाएगा, और अंडर रूट के भीतर 1 अपॉन साइन स्क्वायर c माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन c से साइन c हो जाएगा कैंसिल, हुआ क्या, r बराबर h अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर c माइनस 1। अब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है, चूंकि n बराबर 1 अपॉन साइन c। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू लिखी जाएगी तो इसके स्थान पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, n स्क्वायर। तो यही r का मान
h/√n² - 1 हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रख लेने हैं, इससे तो वैल्यू निकालने में समस्या आती। ये रिजल्ट r बराबर h/√n² - 1, चूँकि जो द्रव होगा उसका अपवर्तनांक जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये r बराबर h/√n² - 1 हो गई, यानी वो प्रेक्षित जो क्षेत्र है उसकी त्रिज्या इतनी हो गई, यानी मछली द्वारा जो प्रेक्षित विश्व है उसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर h/n² - 1। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर हेडिंग भी बना सकते थे, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। ये है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व की त्रिज्या r बराबर h/√n² - n1। और ये h क्या है, इसमें जो जहाँ पे मछली स्थित है उसकी उस पृष्ठ से गहराई है। इसके बाद देखो मछली द्वारा प्रेक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मछली द्वारा प्रेक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल A बराबर होता है, इसका अगर इस एरिया का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, A बराबर πr²। तो r हमने यहाँ निकाल लिया, तो r² जब करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, πh² बटे n² - 1। ये हो जाएगा मछली द्वारा प्रेक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल, या प्रकाशिक स्रोत द्वारा जो प्रकाशिक क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल A बराबर πh² n² - 1। n क्या है, उस द्रव का अपवर्तनांक। तो आज के टॉपिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ा, उसमें कई घटनाएं थी जो कि दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। ये प्रकाशिकी का अगला भाग है, और अब हम प्रकाशिकी के अगले भाग में पढ़ेंगे जो कि हम अपवर्तक पृष्ठों पर अपवर्तन की घटनाओं को देखेंगे। उसमें मैथमेटिकल रिजल्ट और थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस में बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग आसानी से समझते रहोगे, ध्यान से समझते रहोगे, तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगता। फिजिक्स में सबसे बड़ा होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर कर लिया तो फिर आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रयास करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं एक एक पॉइंट को समझते जाइए, जिसमें समस्या हो उनको पूछिए। दैट्स ऑल।